राम राम बच्चों, कैसे हो। मैं दीपक जाखड़, व्याख्याता भूगोल, शास्त्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहपुर शेखावाटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। भारत के संदर्भ में जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि, विश्व के संदर्भ में जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि के बारे में हमने कक्षा में चर्चा की थी। वही बातें यहाँ पर हैं, केवल आंकड़े चेंज होने हैं। वहाँ हमने विश्व के आंकड़े पढ़े थे, आज भारत के आंकड़े पढ़ेंगे। बात करते हैं सबसे पहले जनसंख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या है, जनसंख्या किसे कहते हैं। तो जनसंख्या है किसी प्रदेश में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है, जनसंख्या कहा जाता है। किसी प्रदेश में निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या को क्या कहा जाता है, जनसंख्या कहा जाता है। बात करें जनसंख्या वितरण की, तो जनसंख्या का वितरण क्या पाया जाता है, असमान पाया जाता है। उससे पहले हम बात करते हैं कि भारत में विश्व का कितना 2.4% क्षेत्रफल है। भारत में विश्व का कितना 2.4% क्षेत्रफल है। इस 2.4% क्षेत्रफल पर भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या पाई जाती है। कितनी, 17.5% जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद हम भारत की जनसंख्या की बात करें तो सन 2001 में थी 102.07 करोड़ और 2011 की जनगणना के अनुसार 121.01 करोड़ जनसंख्या है, जो संपूर्ण विश्व में चीन के बाद अपना दूसरा स्थान रखती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान आता है, द्वितीय स्थान आता है। उसके बाद हम बात करें असमान वितरण की, तो वितरण क्या है, असमान। भारत के मात्र 5 राज्यों में, कितने, भारत के मात्र 5 राज्यों में कितने, 30% क्षेत्रफल पर, 30% क्षेत्रफल पर भारत की 50% जनसंख्या निवास करती है। भारत की 50% जनसंख्या निवास करती है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल व आंध्र प्रदेश। इन्हें 5 राज्यों में कितनी क्षेत्रफल कितना आता है, इन 5 राज्यों में 30%। जनसंख्या कितनी, 50%। भारत के 10 उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय राज्यों, 10 कौन से, उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय राज्य, उत्तरी पूर्वी पर्वतीय राज्य, जहां पर कितना क्षेत्रफल आता है, 16% क्षेत्रफल आता है, 16% क्षेत्रफल। और इस 16% क्षेत्रफल पर मात्र 4% से भी कम जनसंख्या पाई जाती है, 4% से भी कम जनसंख्या पाई जाती है। इनके अलावा थार के मरुस्थल में भी क्या है, जनसंख्या कम पाई जाती है। 2011 के आंकड़ों की बात करें तो 2011 के अनुसार जनसंख्या के असमान वितरण को 3 भागों में दर्शाया गया है। एक मैदानी क्षेत्र, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या है। उसके बाद
प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, क्या बोल सकते हैं आप इसे, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का मैदानी क्षेत्र, और तीसरा जो है वह है पर्वतीय व मरुस्थल का क्षेत्र, पर्वतीय व मरुस्थल का क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र की बात करें तो भारत की 42.7% जनसंख्या इस मैदानी क्षेत्र में निवास करती है, और उसमें सबसे अधिक कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ है सबसे अधिक, उत्तर प्रदेश में। भारत की कितनी, 19.96 करोड़ जनसंख्या, कितनी, 19.96 करोड़। तो विश्व के अधिकांश देशों से भी भारत के इस राज्य की जनसंख्या क्या है, अधिक है। उसके बाद हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार की, तो प्रायद्वीपीय पठार का जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय नंबर आता है, और इसमें सबसे अधिक जनसंख्या है वो है महाराष्ट्र की। यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, महाराष्ट्र की, और वो कितनी है, लगभग 11 करोड़ से अधिक है। कितनी, 11 करोड़ से क्या है, अधिक है। उसके बाद पर्वतीय व मरुस्थल, तो हम पहले ही बात कर चुके हैं पर्वतीय क्षेत्रों में कि 10 उत्तरी व उत्तरी पूर्वी पर्वतीय राज्यों में 16% क्षेत्रफल पर 4% से भी कम जनसंख्या पाई जाती है। और मरुस्थल की बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में भी जनसंख्या का जमाव क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। ये थी जनसंख्या का, यह था जनसंख्या का वितरण। अब हम बात करते हैं जनसंख्या के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जनसंख्या के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं भाई। जनसंख्या के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक है, जनसंख्या के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक हैं, उनमें सबसे पहला नंबर आता है जलवायु का। किसका आता है, जलवायु। उसके बाद नंबर 2 आता है धरातल। उसके बाद जल प्राप्ति। नंबर 4 आता है खनिज संसाधन। इसका खनिज संसाधन। नंबर 5 परिवहन। नंबर 6 सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक कारक। सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक कारक। नंबर 7 आर्थिक व राजनीतिक कारक। आर्थिक व राजनीतिक कारक। बच्चों हम बात करते हैं सबसे पहले जलवायु किस प्रकार जनसंख्या को नियंत्रित करती है, किस प्रकार प्रभावित करती है। तो जहां पर नम जलवायु होती है, जनसंख्या के लिए अनुकूल जलवायु होती है, वहां पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। और इसके विपरीत उष्ण शीत, अत्यधिक उष्ण अत्यधिक शीत जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव क्या है, कम पाया जाता है। उसके बाद हम बात करें धरातल की, तो जहां पर समतल क्षेत्र है वहां पर जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है। भारत की अधिकांश जनसंख्या है वो समतल उत्तर का जो मैदानी क्षेत्र है वहीं पर निवास करती है। उसके बाद हम जल प्राप्ति की बात करें तो मनुष्य के निवास के लिए सबसे मुख्य जो आवश्यकता है वो जल प्राप्ति है, यानी कि जल प्रकृति की एक अनुपम देन है और मानव की प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है। तो जहाँ पर भी मनुष्य निवास करता है वहाँ जल प्राप्ति होना आवश्यक है। हम बात करें विश्व की प्राचीन सभ्यताओं की, तो चाहे वह नील नदी घाटी सभ्यता हो, नील नदी घाटी के किनारे मिस्र की सभ्यता हो, चाहे चीन की सभ्यता हो, सिंधु सभ्यता हो, ये सभी किसके किनारे, जल के किनारे ही विकसित हुई हैं।
उसके बाद खनिज संसाधन। खनिज संसाधन किस प्रकार जनसंख्या को प्रभावित करता है? जिस क्षेत्र में खनिज उपलब्ध आसानी से होते हैं वहाँ पर रोजगार उपलब्ध होता है, और जहाँ जनता को रोजगार मिलता है वहाँ पर जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है। जहाँ रोजगार आसानी से मिलता है वहाँ अन्य क्षेत्रों से भी लोग प्रवास करके आते हैं। परिवहन कार्य समतल मैदानी भूभाग में आसानी से किया जा सकता है, और इसी कारण समतल मैदानी भूभाग में जनसंख्या भी अधिक पाई जाती है। सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक कारक, हमारे समाज के रीति रिवाज, परंपराएं, ये भी क्या करती हैं? जनसंख्या को प्रभावित करती हैं। हमारा समाज एक समाज के लोगों में ही रहना अधिक पसंद करता है, एक धर्म विशेष के लोगों में रहना अधिक पसंद करता है। उसके बाद आर्थिक व राजनीतिक कारक, जिन क्षेत्रों में आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से खतरा हो वहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती है, जैसे जम्मू कश्मीर, उधर आपके असम, छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्र जहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है, वहाँ से जनसंख्या धीरे धीरे क्या है, दूसरे भागों में स्थानांतरित होती रहती है। तो ये थे जनसंख्या के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक या फिर प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से? जलवायु, धरातल, जल प्राप्ति, खनिज संसाधन, परिवहन, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक कारक, आर्थिक व राजनीतिक कारक। उसके बाद हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व। किसकी बात करते हैं? जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व, पहली बात तो कहते किसे हैं? जनसंख्या घनत्व कहते किसे हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो जनसंख्या घनत्व का ज्ञात करने का भारत के संदर्भ में जो सूत्र है वो गणितीय सूत्र के नाम से जाना जाता है, और वो सूत्र है कुल जनसंख्या किसी प्रदेश की, कुल जनसंख्या बट्टा कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल यानी कि जनसंख्या में क्या दिया जाता है? क्षेत्रफल का भाग दिया जाता है, और जो प्राप्त होता है वही क्या होता है? जनसंख्या घनत्व होता है। अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो भारत का जनसंख्या घनत्व है, कहाँ का? भारत का वर्तमान यानी 2011 के आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये बात आपको जरूर लिखनी है, ये बात नहीं भूलनी है। आगे जनसंख्या घनत्व लिखो तो आगे लिखना है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हम बात करें 1951 से, तो 1951 में भारत का जनसंख्या घनत्व था, 1901 से बात करें, 1901 में था 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1951 में था 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद 2001 में था 225 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और 2011 में कितना हो गया? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये था 225 नहीं, 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और वर्तमान में 2011 के आंकड़ों अनुसार कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हम करें सबसे अधिक कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो है बिहार का। कहाँ का है? बिहार का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? बिहार का। कितना है? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना? 1102 व्यक्ति
प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम घनत्व है भारत में, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान के जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व क्या है? समान है। जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व भी 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ हम साथ में ही लगे या तो राजस्थान का भी देख लेते हैं। राजस्थान का अपना जो जनसंख्या घनत्व है वो है 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम मैंने आपको बता दिया जैसलमेर का है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और सबसे अधिक राजस्थान में जो जनसंख्या घनत्व है वह है जयपुर का। कितना है? 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, ये तो राज्यों की बात थी। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? दिल्ली का। कहाँ का है? दिल्ली का। कितना? 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना? 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम कहाँ का है? तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। और वो कितना है? 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इस जनसंख्या घनत्व से आप इस बात का अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं कि जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से असमान है। यही भी एक भारत का एक क्षेत्र है दिल्ली, जहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर यानी कि चारों ओर से कितना क्षेत्रफल है? 1 वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में दिल्ली में जनसंख्या कितनी रहती है? 11,297 व्यक्ति। और यही 1 वर्ग किलोमीटर अगर अपने जैसलमेर या फिर अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है वहाँ पर मात्र कितने? 17 व्यक्ति निवास करते हैं। कितने? 17 व्यक्ति निवास करते हैं। उसके बाद जनसंख्या घनत्व को भी 2 भागों में बांटा जाता है। राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र और राष्ट्रीय औसत से कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। औसत से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में अपने कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जैसे दिल्ली है, बिहार है, पश्चिमी बंगाल है, ये क्या है? महाराष्ट्र है। ये औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में आते हैं। जबकि अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे क्षेत्र क्या है? औसत से कम जन घनत्व वाले क्षेत्रों में आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र। जन घनत्व के क्षेत्र। जन घनत्व के क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से हैं? एक है उच्च जन घनत्व क्षेत्र। उच्च जन घनत्व क्षेत्र। दूसरा है मध्यम जन घनत्व क्षेत्र। तीसरा है निम्न जन घनत्व क्षेत्र। कौन सा? निम्न जन घनत्व क्षेत्र। उच्च जन घनत्व जो क्षेत्र है उसमें कौन से राज्य आते हैं या फिर कौन से क्षेत्र आते हैं? जहाँ वो आते हैं जहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है? 500 से अधिक। कितना? 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जन घनत्व पाया जाता है, वे राज्य उच्च जन घनत्व क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और जहाँ का जन घनत्व है 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से लेकर 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के बीच पाया जाता है, वे राज्य मध्यम जन घनत्व क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
और जहाँ का जनघनत्व है 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है, 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है, वो निम्न जनघनत्व क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उच्च जनघनत्व क्षेत्र के अंतर्गत वो कृषि प्रधान क्षेत्र या कृषि प्रधान राज्य आते हैं, जैसे आपका दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, ये किसके अंतर्गत आते हैं? उच्च जनघनत्व क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मध्यम जनघनत्व के अंतर्गत कौन से आते हैं? 300 से 500 वाले, जैसे गुजरात व अन्य राष्ट्र जहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है? 300 से 500 के बीच है। यहाँ पर कृषि का विकास इतना नहीं हो पाया है जितना इन क्षेत्रों में हुआ है। मैदानी भूभाग में हुआ है, उतना प्रायद्वीपीय पठार में विकास नहीं हुआ है। इनके अलावा जहाँ का जनसंख्या घनत्व 300 से कम और 300 से कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? या तो उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय क्षेत्रों में, या फिर अपने राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में। कहाँ पर? राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में जनसंख्या घनत्व है वो 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है। तो ये था अपना जनसंख्या वितरण घनत्व, और जनसंख्या वृद्धि के बारे में हम आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।